मध्य प्रदेश का पहली क्लास एमपी की रहेगी, उसका नाम होगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। कौन सी क्लास रहेगी बताओ, है ना। तो एमपी की पहला जो पॉइंट है, हाँ चलिए, तो सब लोग हेडिंग डाल दो, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश की बेसिक चीजों को जानेंगे, जैसे मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, मध्य प्रदेश में कितने जिले कितने संभाग हैं, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय देशांतर स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश हमारा देश के बीचों बीच कहाँ पर निवास करता है, मध्य प्रदेश जो है कितने राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने हैं, और कुल मिला के बात यह मध्य प्रदेश का जो है भौतिक सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का राजनीतिक सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का जनगणना से संबंधित सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के प्रथम पदाधिकारी, इन सब पॉइंटों का अलग अलग से हम अध्ययन करेंगे। कल मैंने आपको इसका एक वो बनवाया था, फ्लो चार्ट बनवाया था ना। अब हम एक एक पॉइंट को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सामान्य परिचय में सबसे पहले आप देखो कि मध्य प्रदेश का जो मैप सब लोगों को बनाना सीखना है। कल वैसे मैंने सिखाया था, है ना, तो मैप सब लोगों को बनाना सीखना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा मध्य प्रदेश का मैप आपको सीख। अब सामान्य परिचय के अंतर्गत कल मैंने आपको बताया था छोटे छोटे पॉइंट हमको पढ़ना है। इनमें सबसे पहला पॉइंट आता है मध्य प्रदेश का निर्माण। कौन सा आता है? निर्माण, सामान्य परिचय में। तो पहली हेडिंग डालो, निर्माण, मध्य प्रदेश का निर्माण। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश जो हमारा है, मध्य प्रदेश का जब हम निर्माण पढ़ते हैं ना, तो मध्य प्रदेश के निर्माण को दो रूपों में पढ़ते हैं। एक निर्माण होता है हमारा भौतिक रूप में, सुन लो पहले, भौतिक रूप में, और दूसरा निर्माण होता है राजनीतिक रूप में। ठीक है, राजनीतिक रूप में, उसका गठन के रूप में। तो दो रूप में हम पढ़ते हैं। अब पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का निर्माण भौतिक रूप में। तो आप देखोगे भौतिक रूप में, भौतिक रूप में, ज्योग्राफिकल रूप में मध्य प्रदेश का जो निर्माण है, मध्य प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, वो आप देखोगे गोंडवाना भूमि। कौन सी भूमि से हुआ है? गोंडवाना भूमि से हुआ है। और गोंडवाना भूमि से आपको मालूम है प्रायद्वीपीय भारत बना, प्रायद्वीपीय भारत। और आपको मालूम है कि हमारा एमपी जो है, मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत। मतलब जैसे आप देखोगे कि हमारी इंडिया में, भारत में ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, यानी जो तीनों ओर से जल से घिरी हो। यहाँ देखोगे अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, है ना, तो ये प्रायद्वीप पूरा का पूरा, ये पूरा देखो आप जल से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप। और इसी में हमारा कौन आता है? एमपी आता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और प्रायद्वीपीय भारत किससे बना है? आपका गोंडवाना भूमि से बना है। इसीलिए कहा जाता है कि भौतिक रूप में मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि का भाग है। किस भूमि का भाग है? गोंडवाना। लिख लो डैश करके, लिखोगे पहला पॉइंट लिख लो, भौतिक रूप में लिखोगे, भौतिक रूप में, भौतिक रूप में मध्य प्रदेश, भौतिक रूप में मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि का, भौतिक रूप में, जल्दी आओ, भौतिक रूप में मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि का भाग है। इधर आए दोनों, गोंडवाना भूमि का भाग है, ध्यान रखना। कौन सी भूमि का भाग है ये? गोंडवाना भूमि का। ठीक है ना, गोंडवाना भूमि का भाग क्यों है? क्योंकि गोंडवाना भूमि से क्या बना हमारा? प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। तो ऐसा समझ। अब आप समझ रहे हो कि गोंडवाना भूमि क्या होती है। देखो नॉर्मल, उसको लिखना नहीं है, बस समझना है। क्या था मैं आपको बताऊं,
आज से कई अरब वर्ष पहले आप देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और आप देखते होगे पृथ्वी पर अभी वर्तमान में हमारी पूरी पृथ्वी पर देखोगे तो पृथ्वी दो हिस्सों में, हमारी मतलब ऊपरी भूपर पट्टी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं और दूसरे महासागर। तो हमारी पृथ्वी की भूपर पट्टी भाग कितने हिस्सों में बटा हुआ है? दो हिस्सों में। एक आपको क्या देखने को मिलते हैं? हाँ आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी इधर आओ, यहाँ यहाँ ये साइड आ जाओ। हाँ ठीक है बस यही, यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ आराम से। आज हमको जो है मध्य प्रदेश का वो पढ़ना था, क्या? परिचय। परिचय में भी पहला पॉइंट पढ़ा दिया है मध्य प्रदेश का निर्माण, और निर्माण में हम लोगों ने देखा, दोबारा सुनो फटाफट, कि भौतिक रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण गोंडवाना भूमि से हुआ है। अब गोंडवाना भूमि से कैसे हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, तो मैंने आपको बताया कि अभी आप हमारी पृथ्वी देखो, देखो मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर देखो ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ये सब जल है, जल है कि नहीं? और जल को बांट दिया गया है कई सारे महासागरों में। किसमें? महासागरों में। जैसे आप पृथ्वी पर देखोगे तो प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, जैसे आप पृथ्वी पर देखोगे तो जो है आपको अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, कई सारे महासागर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भागों को बांट दिया गया है महाद्वीपों में। किसमें बांट दिया गया है? महाद्वीपों में। जैसे अगर ये मैप ही ले लो आप, ध्यान रखना, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर आप इधर आओगे ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। फिर ये आपका यूरोप है, इधर आप देखोगे एशिया है, ठीक है ना। और ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अलग अलग महाद्वीप। लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले ऐसा नहीं था। तो कैसा था? आज से करोड़ों वर्ष पहले आप देखोगे जितने भी स्थल खंड है, जितने भी स्थल भूमि वाला भाग दिख रहा है, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। क्या हुए थे? आपके जुड़े। पहले अलग अलग नहीं थे, सारे और सब महाद्वीप आपस में क्या थे? आपके जुड़े हुए। और ये जो सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे इनको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। ध्यान से समझना, क्या बोलते थे? पेंजिया। एक ही स्थल खंड था, अलग अलग बिखरे नहीं थे, सब जुड़े हुए थे। और जुड़े हुए विशाल स्थल खंड भाग को क्या बोलते थे? पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे, बराबर। उसके बाद अलग अलग महासागर भी नहीं थे, एक ही महासागर था, विशाल महासागर। जैसे मान लो इसके चारों ओर में पानी भर देता हूं, विशाल महासागर था। और ये विशाल महासागर कहलाता था पैंथालासा। क्या कहलाता था? पैंथालासा। तो आज से अरबों वर्ष पूर्व ना तो महाद्वीप थे ना महासागर था, विशाल स्थल खंड और विशाल भूजल था। विशाल स्थल खंड था उसको क्या बोलते थे? पेंजिया। और विशाल जलाशय को क्या बोलते थे? पैंथा। विशाल महासागर बोल सकते हैं आप, पैंथालासा, पेंजिया। फिर समय बीता, समय बीतने के बाद आप देखोगे कि जो पेंजिया है, इस पर पेंजिया पर कई सारे बल काम किए। जैसे आप देखोगे कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम किया, उत्प्लावन बल काम किया। उसके कारण क्या हुआ? ये पेंजिया वाला भाग दो हिस्सों में टूट गया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में ये टूट गया, ध्यान रखना। एक उत्तरी और एक उत्तरी हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड। बताइए क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। और नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाया आपका गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। और मैं आपको बताऊं कि इनके बीचों बीच पानी भर गया, जल भर गया। इनके बीच जो जल भरा, जो बना, उसको बोलते हैं टैथिस सागर। क्या बोलते हैं बताओ? टैथिस सागर बोलते हैं। तो सबसे पुराना सागर है कौन सा? आपका टैथिस सागर। आपने पढ़ा होगा हमारे हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? टैथिस सागर के मलबों में बलन पड़ने के कारण हमारा आगे चल के हिमालय बनेगा। हाँ, तो पेंजिया टूट गया। अब देखो, जैसे मान लो ये कोई जुड़ा हुआ है, अब ये टूटेगा तो बीच में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? तो जो पानी भरा उसको टैथिस सागर कहा गया, ठीक है। और दो भाग बन गए। कौन कौन से लैंड बन गए? अंगारा लैंड और ये खिसक गया उत्तर की ओर, ये थोड़ा पश्चिम की ओर आ गया। फिर समय और बीता, समय बीतने के बाद फिर अंगारा लैंड में फिर से विभाजन हुआ। अंगारा लैंड के विभाजन से कई स्थलाकृतियां बनी। जैसे आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका। कौन बना? दक्षिणी अमेरिका।
आप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप बना? अफ्रीका। आप देखोगे इसी से हमारा बना प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा बना? प्रायद्वीपीय भारत बना, ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत। और इसी से ऑस्ट्रेलिया, क्या बना? ऑस्ट्रेलिया। इस सबसे अलग होकर अलग अलग दिशाओं में उन्होंने संचालन करना प्रारंभ किया। ऐसे ही अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ। अंगारा लैंड के विभाजन से आप देखोगे तो उत्तरी अमेरिका, पहला कौन सा बना? उत्तरी अमेरिका बना। फिर आप देखोगे यूरोप बना। और आप देखोगे क्या बना? एशिया बना। समझ रहे हो? ये बने हैं कौन से लैंड से? आपके अंगारा लैंड से। जबकि ये वाले हिस्से किससे बने हैं? गोंडवाना लैंड से। और इसी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है हमारा मध्य प्रदेश। कौन आता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कौन से हिस्से का भाग है? प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत समझते हो ना? जैसे मान लो कि मोटा मोटा समझने के लिए आप समझो कि ये हमारा ये हिमालय है ना, ये वो, तो ये जो पूरा हिस्सा है इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और इसी के बीचों बीच हमारा कौन है? एमपी है। ध्यान रखना, इधर आप देखोगे अरेबियन सी है, इधर बंगाल की क्या है? खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है इधर, ध्यान रखना। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैंने आपको इधर बताया, इसीलिए मैंने आपको बताया भौतिक रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना भूमि से। क्योंकि गोंडवाना भूमि से क्या बना? प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन आता है? मध्य प्रदेश। यूं समझ लो कि प्रायद्वीपीय भारत इसके पिता हैं और दादाजी कौन है आपके? गोंडवाना भूमि। समझ गए बात को? तो अब मतलब कहने का मतलब ये, कोई अगर ये बोले कि मध्य प्रदेश का निर्माण गोंडवाना भूमि से हुआ है, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि गोंडवाना भूमि में विभाजन हुआ, गोंडवाना भूमि से प्रायद्वीपीय भारत बना और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हमारा कौन आता है? मध्य प्रदेश। इसीलिए कहा जाता है कि भौतिक रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ है? गोंडवाना भूमि। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अब लिख लो गठन, राजनीतिक निर्माण। ये तो हो गया भौतिक निर्माण। कौन सा निर्माण हो गया? ये भौतिक। अब बात करते हैं राजनीतिक निर्माण। अब आप देखो कि हमारा जो मध्य प्रदेश आप देख रहे हो, देखो ये मैप लगा हुआ है सामने आप लोगों के, और मैप में देखो आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, देश के बीचों बीच येलो कलर का, सबको दिख रहा है। तो अब ये अस्तित्व में आया कैसे? ये स्टेट बना कैसे? स्टेट के रूप में कब आया? तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश जो राजनीतिक निर्माण हुआ है, राजनीतिक गठन जो हुआ मध्य प्रदेश का, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के जो निर्माण की सिफारिश है वो फजल अली आयोग ने की है। फजल अली आयोग, बताइए किसने की है? फजल अली आयोग ने की है सिफारिश, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप देखोगे मध्य प्रदेश का गठन 4 भूभागों से हुआ है। कितने भूभागों को मिलाकर? 4 भूभागों को मिलाकर हुआ है। 4 भूभाग कौन कौन से थे वो मैं आपको बताऊं, जैसे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार, आगे पढ़ाऊंगा मैं ये क्या होता है। दूसरा मध्य भारत, ठीक है ना। तीसरा आप देखोगे विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल। तो चलो अब आप मुझे बताओगे, पहली बात तो मध्य प्रदेश का राजनीतिक गठन कब हुआ बताइए? 1 नवंबर 1956 को। और जब हमारा एमपी बना 1 नवंबर 1956 को, तो एमपी का मैप कुछ ऐसा था भाई, ध्यान रखना आप लोग। आज का जो मैप देखते हो ऐसा मैप नहीं था, मैप उस समय चेंज था, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा हिस्सा था, मालूम है आपको, है ना। तो हमारा मैप कुछ इस प्रकार से था। क्यों था ऐसे बताइए? क्योंकि ये कब का मैप है मालूम है आपको? हाँ, ये 1 नवंबर 1956 का मैप है, ध्यान रखना। जब उस समय एमपी का गठन हुआ था, तो एमपी का अब नहीं, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, आपको मालूम है। उसके बाद मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, ठीक है ना। और विभाजन के बाद छत्तीसगढ़
जो था वो एक क्या बना दिया गया, अलग राज्य, ये वाला हिस्सा कट करके बना दिया गया। और अब जो वर्तमान में हमारा मैप है, वर्तमान में हमारा मैप है वो आपका ऐसा है। छत्तीसगढ़ अलग हो गया है हमसे, ध्यान रखना। अब हम ऐसे हो गए, ठीक है ना। पर जब हमारा गठन हुआ तब ये कहानी नहीं थी, तब कहानी थोड़ी सी अलग थी, तब कहानी थोड़ी सी अलग थी, पहले ये था। फिर भी अभी आपको ये समझना है कि राजनीतिक रूप में मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ बताइए। 1 नवंबर, सबको बोलना है, कब हुआ, 56 को, ठीक है। किस आयोग ने सिफारिश की इसकी, फजल अली आयोग ने सिफारिश की। कितने भूभागों को मिलाकर हुआ, 4। कौन कौन से भूभाग थे बताइए, पहला, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, और चौथा कौन सा था, भोपाल। तो इन चारों को मिला के मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो विभाजन है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ, बताइए कब हुआ, 1 नवंबर 2000। और विभाजन करके कौन सा राज्य बना दिया गया बताइए, छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है बताइए, समझ गए। तो अब पहला पॉइंट सामान्य परिचय के अंतर्गत जो हमको पढ़ना था वो पढ़ना था मध्य प्रदेश का निर्माण। तो मध्य प्रदेश का निर्माण हमने 2 रूपों में देखा। पहला रूप में हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश का भौतिक रूप में जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका गोंडवाना भूमि से। कौन सी भूमि से हुआ, गोंडवाना भूमि से। और राजनीतिक रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण आपका कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, फजल अली। कितने भूभागों को मिलाकर हुआ, 4। कौन कौन से, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और कौन सा, भोपाल था। फिर पहले मध्य प्रदेश का मैप ये था, फिर 1 नवंबर 2000 को ये विभाजन, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। फिर हमारा वर्तमान मैप इस प्रकार का, लिख लो, बना लो इसको ऐसे जैसे मैंने बनाया, सेम बना लो आप, नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़े। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत पहला पॉइंट पढ़ा हमने, मध्य प्रदेश का गठन। क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश का गठन, ठीक। मतलब मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण 2 रूपों में देखा। पहला हमने आपका भौतिक रूप में देखा, तो भौतिक रूप में किससे हुआ है कोई बताएगा, गोंडवाना भूमि से हुआ है। गोंडवाना भूमि से क्या बना, प्रायद्वीपीय भारत। और मध्य प्रदेश किसके अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय भारत, बहुत बढ़िया। दूसरा हमने सामान्य परिचय में देखा मध्य प्रदेश का राजनीतिक गठन, तो कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, एमपी गठन की सिफारिश किसने की थी, फजल अली आयोग ने। उसने कितने भूभागों को मिलाकर किया, 4। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और कौन सा, भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ बताइए, 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़। आगे हम पूरी कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब मध्य प्रदेश के गठन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आगे सब लोग आगे बढ़े। सामान्य परिचय के अंतर्गत बताते जाओ, कल मैंने बनवाया था ना, पहला हमने पढ़ लिया कौन सा पॉइंट, मध्य प्रदेश का निर्माण सामान्य परिचय में।
सामान्य परिचय में दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम। क्या पढ़ेंगे? उपनाम। तो अब आप देखो इधर ध्यान से, बड़े देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश में आज हमारा मध्य प्रदेश कई सारे उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, इन उपनामों में जैसे आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करें कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? हृदय प्रदेश। ठीक, आप देखो मध्य प्रदेश को लघु भारत क्या बोलते हैं बताइए? लघु भारत। ठीक, आप देखो मध्य प्रदेश को जो है सोया प्रदेश क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्या कहते हैं? नदियों का मायका। आपको मालूम है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्या बुलाते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को वन प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मध्य प्रदेश को, हाँ, जैसे आप देखोगे कि गिद्ध कौमा चीता कौमा लोमड़ी प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश को अब देखो भू आवेष्टिक राज्य भी कहते हैं। देखो कैसे, देखो ध्यान से कि सबसे पहले अपन बात करें मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि देश के बीचों बीच, देश के कहाँ स्थित है? बोलो। हाँ, बीचों बीच, इसीलिए क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहते हैं। क्लियर? दूसरा, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? लघु भारत। तो यहां पर विविधता है, डाइवर्सिटी है यहाँ, चाहे आपका भौगोलिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, है ना, चाहे पर्यावरणीय हो, सब विविधता हमको देखने को मिलती है। इस विविधता के कारण आपको इसे क्या कहा जाता है? लघु भारत। जैसे भारत में आप देखोगे कई सारे पर्वत, पठार, नदियां, धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोग कहते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश भी आप देखोगे पठारी राज्य है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु है। मालवा की अलग है, मध्य भारत की अलग है, बघेलखंड की अलग है। इसीलिए उस परिप्रेक्ष्य में इसको क्या बोलते हैं? लघु भारत, क्योंकि भारत जैसी विशेषताओं को धारण किए हुए, है ना। विशाल क्षेत्रफल है, आप देखो 3,08,252, है ना। सबसे सेकंड हाईएस्ट स्टेट आते हैं हम क्षेत्रफल के मामले में। फिर आपको मालूम है क्या कहते हैं बताइए? सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया। अब सोया का मतलब सोने से नहीं है, सोने का मतलब यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन। आप देखोगे कि पिछले 3 दशकों से मध्य प्रदेश में क्या होता है? सोयाबीन का बृहद उत्पादन होता है। ठीक है ना, सोयाबीन खूब मात्रा में हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और आप देखोगे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो खेती है वो देवास से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? देवास से। अभी एमपीपीएससी ने पूछा था कि सोयाबीन का उत्पादन एमपी में कहाँ से प्रारंभ हुआ? देवास से। उसके बाद हमारे यहाँ पर काली मिट्टी है, आपको मालूम है। वैसे तो सोयाबीन सभी में हो जाता है, पर मालवा में खूब सोयाबीन हो रहा है। आप देखोगे तो सोयाबीन के उत्पादन में हम सबसे अग्रणीय राज्य हैं। दैट्स वाई एमपी को क्या कहा जाता है बताइए? सोया प्रदेश कहते हैं। क्लियर?
फिर आप देखोगे मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, नदियों का मायका। नदियों का मायका इसलिए कहलाते हैं, पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश की नदियां अन्य राज्यों में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? अन्य राज्यों में चली जाती हैं। और मध्य प्रदेश की नदियां स्वतंत्र रूप में बहती हैं। किस रूप में बहती हैं? स्वतंत्र रूप में बहती हैं, तो अन्य राज्यों में चली जाती हैं, पहली बात है ना, स्वतंत्र रूप में प्रवाहित होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश की नदियों का क्या कहा जाता है? मायका कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं बताइए? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो हमारे कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में आप देखोगे 785 बाघ। कितने बोलिए? 785 बाघ हमारे यहाँ। हमसे ज्यादा बाघ किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश को बोला जा रहा है कौन? टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर स्टेट का मतलब रहता है कि हमारे यहाँ जैसे आप देखो कितने सारे अभ्यारण्य हमारे यहाँ, लगभग तुम देखोगे 11 अभ्यारण्य एक प्रस्तावित है। और हमारे यहाँ पर लगभग 60 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 60 टाइगर रिजर्व है। तो इनमें जैसे कान्हा में, बांधवगढ़ में, सतपुड़ा में कितने सारे बाघ हैं आपको घूमने को मिलेंगे। इसीलिए और इतने हमारे बाद नंबर आता है किसका? कर्नाटक का। दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है टाइगर के मामले में? कर्नाटक। सबसे ज्यादा होने का टाइगर स्टेट। क्लियर? उसके बाद मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? हीरा प्रदेश। क्यों हीरा प्रदेश इसलिए बोला जाता है कि पूरे के हमारे देश में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन एक तो एमपी कर रहा है। और एमपी में भी आप देखोगे मुख्यतः जिला, एक जिला आता है कौन सा? पन्ना। एक आता है कौन सा? छतरपुर आता है। और एक सतना आता है। ये 3 जिले बहुत, सबसे इंपोर्टेंट है पन्ना। सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है? पन्ना। पूरे भारत में पन्ना किसके लिए जाना जाता है? हीरा। नाम पन्ना है लेकिन मिलता क्या है? हीरा। पन्ना भी एक खनिज है ना, आभूषण है, पर नाम भले ही जिले का नाम पन्ना है लेकिन मिलता क्या है? हीरा। पन्ना में एक खदान है बहुत बड़ी, हिनौता, जो बहुत प्रसिद्ध है हीरे के लिए। ऐसे छतरपुर में एक क्षेत्र है बक्सवा। कौन सा क्षेत्र है? बक्सवा। वो भी हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। तो इसीलिए हीरा प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। दूसरा मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? वन प्रदेश। तो समझ में आ गया ना हीरा प्रदेश क्यों? सबसे ज्यादा डायमंड प्रोड्यूस कहां पर हो रहा है? एमपी में हो रहा है। फिर मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं बताइए? वन प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां पर है? एमपी में। आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल है 77492 वर्ग किलोमीटर एरिया पर वन मिलते हैं। सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे मतलब सागौन और साल। कौन से वन मिलेंगे? सागौन और किसके? साल के वृक्ष बहुत मिलते हैं। पूरे भारत में इतना वन क्षेत्रफल किसी भी राज्य में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना है? 77,492 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में बेसिकली मानसूनी वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, जिसमें पर्णपाती है, अर्धपर्णपाती है, शुष्क कटीले वन। सबसे 2 बड़े वन कौन कौन से, वृक्ष कौन कौन से? पहला कौन सा है? सागौन। दूसरा कौन सा है? साल। साल और सागौन की वृक्ष बहुत हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस रूप में इसको वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। समझ गए ना वन प्रदेश क्यों कह रहे हैं? फिर आप देखोगे मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? जनजातीय प्रदेश। भाई जनजातीय प्रदेश क्यों कह रहे हैं? जनजातीय प्रदेश बोल रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब की पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? एमपी में। एमपी के बराबर अनुसूचित जनजाति पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। आप देखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार 1,53,16,784। बताइए कितना? बोलिए, रिपीट करिए। 1,53,16,784 है ना। नॉर्मल याद की 1,53,16,784, 1,53,16,784। और आप देखोगे इसमें भी भील जनजाति, मतलब सबसे बड़ी जनजाति हमारी भील। बताइए कौन सी है? दूसरी है गोंड। कौन सी है? और तीसरी है भील, गोंड, और आप देखोगे कि कोल। ये 3 मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हैं। तो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। फिर आप देखोगे दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल है, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? जनजातीय प्रदेश कहते हैं। और मध्य प्रदेश की जो जनजातियों की संख्या कितनी है? 1,53,16,784। इसीलिए मध्य प्रदेश को बोलते हैं जनजातीय प्रदेश। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब आपको मालूम है मध्य प्रदेश को बोलते हैं भू आवेष्टिक राज्य। क्या बोलते हैं? भू आवेष्ट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा है। देखो मध्य प्रदेश से ना तो कोई समुद्र स्पर्श कर रहा है, साथ ही साथ समुद्र के साथ साथ मध्य प्रदेश का कोई अंतरराष्ट्रीय राज्य भी नहीं लगता।
हम पूरी तरीके से क्लोज्ड हैं, चारों ओर भूमि है हमारे यहाँ और अपने ही राज्यों से घिरे हुए, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, भू आवेष्टित। और भी है, छत्तीसगढ़ भी लगभग भू आवेष्टिक है, तेलंगाना भी भू आवेष्टिक है, आप देखोगे झारखंड भी भू आवेष्टिक है, बहुत सारे राज्य हैं जो वो, दिल्ली भी भू आवेष्टिक है केंद्र शासित प्रदेशों में, हमारा एमपी भी चारों ओर से उससे घिरा हुआ है। तो चारों ओर भूमि है, चारों ओर क्या है, भूमि है, इसीलिए। और गिद्ध स्टेट, चीता स्टेट और क्या बोलते हैं, लोमड़ी स्टेट, क्योंकि इनकी संख्या हमारे यहां सबसे ज्यादा है, संख्या सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। और इनकी संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण इसको गिद्ध प्रदेश, चीता प्रदेश और क्या बोलते हैं, लोमड़ी प्रदेश कहते हैं। समझ गए बात को? तो ये संख्या को आपको याद रखना, ये मध्य प्रदेश के उपनाम है। आज वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश को इतने सारे, अच्छा ऑफिशियल नाम मध्य प्रदेश है, ऑफिशियल नाम मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो नाम है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, किसने दिया था, जवाहरलाल। भाई मध्य प्रदेश का ऑफिशियल नाम तो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है। और ये नाम बताइए किसने दिया था, जेएल नेहरू ने दिया था, मालूम है सबको, जब हमारा एमपी गठन हुआ था तब। बना लो इसको फटाफट से, उपनाम के अंतर्गत इसको बनाना है ऐसा ही। मध्य प्रदेश है ना, इतने सारे उपनामों से जाना जाता है। ये सामान्य परिचय चल रहा है एमपी का, ध्यान रखना। हृदय प्रदेश, लघु भारत, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, भू आवेष्टिक, चीता, लोमड़ी, गिद्ध, है ना, जनजातीय प्रदेश, वन प्रदेश, हीरा प्रदेश, ये सब नामों से इसको जानते हैं। बना लेना, फोटो भी ले लेना, ठीक है। नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, यहां से भी मिलेंगे, साथ साथ में आपको एक रजिस्टर बना लो, बनाने भी पड़ेंगे, ठीक है। सामान्य परिचय के अंतर्गत तो पहला पॉइंट हमने निर्माण देखा और दूसरा पॉइंट देख लिया मध्य प्रदेश के क्या उपनाम, ठीक है। अब तीसरी हेडिंग डालो सामान्य परिचय में, बना लिया आपने, ये बना लो। तीसरी हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल व विस्तार, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल व विस्तार, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल व विस्तार। आप देखिए क्षेत्रफल व विस्तार को, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल प्लस विस्तार, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इधर, अब हमारा मध्य प्रदेश आप देखोगे
ये सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। बताइए मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। बताइए कौन सा है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। बताइए कौन सा है? अलीराजपुर। सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली। तो पहले तो ये जिले याद कर लो चारों। ये मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। दक्षिणी जिला बुरहानपुर। पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला सिंगरौली। अब देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश में उत्तर से लेकर और दक्षिण की लंबाई है 605 किलोमीटर। बताइए कितनी है? उत्तर से कहां तक की दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605। और पश्चिम से लेकर कहां तक? पूर्व या पूर्व, एक ही बात है। आप देखोगे कि यहां की जो लंबाई है वो है कितनी बताइए? 870 किलोमीटर। चलिए, तो मैं आपसे पूछूं, बताइए कि जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605। मैं आपसे पूछूं पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870। ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 308252 किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। और ध्यान रखना, क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। ध्यान रखना, हमसे बड़ा कौन है? राजस्थान। यार भारत के 3 बड़े राज्यों की बात करें, भारत के 3 बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप पाओगे कि भारत के 3 बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान है। दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। और तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से बोल के बताओ? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र। तो और एमपी का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा किस में बोलते हैं? वर्ग किलोमीटर में बोलते हैं। और ध्यान रखना कि हमारे पास जितना हिस्सा है ये भारत का 9.38% है। भारत का कितना परसेंट है? 9.38%। किसका? भारत का। जैसे भारत कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। कितने परसेंट होती है? 100%। अगर मान लो भारत अपने आप में 100 है तो एमपी कितना हिस्सा है उसका? 9.38%। मतलब मोटा मोटा 9.5% हिस्सा एमपी घिरे हुए है। समझ रहे? 1/10 के आसपास हिस्सा एमपी के पास है पूरे इंडिया का, जिसमें हम सब लोग रहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी की जनसंख्या 7,26,26,809 है। 7,26,26,26,809। और जनसंख्या के मामले में हम देखोगे कौन से स्थान पर है? जनसंख्या के मामले में 5वें। जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में लिख लो, बना लो।
चलो आगे बढ़े। तो एक बार बताओ मुझे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? सब लोगों को बोलना है कितनी है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई? ठीक है। फिर मुझे बताओ मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख, बोल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में कौन से स्थान पर है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का कितना परसेंट है? 9.38। भारत के 3 बड़े राज्य कौन से क्षेत्रफल में? आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो अब आते हैं मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति, सामान्य परिचय में अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति। मध्य प्रदेश की अक्षांशीय प्लस देशांतर स्थिति। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन बात कर ले रहे हैं अक्षांशीय स्थिति की। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मालूम है आपको, जो पश्चिम से पूर्व की मध्य प्रदेश के पश्चिम पूर्वी हिस्सों को मिलाती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कैसे होती है, पहले समझो। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी मान लो पृथ्वी है, थोड़ा गोल कर लेना, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये होती है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ये सभी अक्षांशों में सबसे बड़ा अक्षांश है, ध्यान रखना। और ये अक्षांश पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होंगी इनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे बताइए? जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं इनको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। ऐसे 1 2 3, ये लास्ट वाला पॉइंट 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90। 0 से आगे बढ़ेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाएंगे 90 तक। इधर भी सेम कहानी, इधर भी कितनी होती है? 90 होती है। 90 वाला बिंदु होता है, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, मैं आप लोगों से पूछूं कि मध्य प्रदेश कौन से, भारत हमारा जो मध्य प्रदेश कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? बताइए। उत्तरी गोलार्ध में। एक अमूमन अगर हम हिसाब के साथ देखें तो हमारे मध्य प्रदेश का जो डायग्राम बनेगा, मध्य प्रदेश का जो डायग्राम बनेगा वो लगभग यहां मान लो आप, यहां पर स्थित होगा हमारा मध्य प्रदेश, मान के चलो इस टाइप, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से तो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं निकल रही होंगी, तो अब मैं इसको इधर ले लेता हूं, इसको यहां बड़ा कर लो, यहां पर मान लो हमने ये ले लिया। मैप बनाना आप लोगों को सीखना है, मेंस में काम में आएगा, ध्यान रखना। बिना मैप के मेंस नहीं लिख सकते, ज्योग्राफी तो बिल्कुल नहीं। अब आप देखो मैंने इसको, अब यहां से कई सारी अक्षांश रेखाएं निकल रही होंगी। सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये बुरहानपुर, कई सारी अक्षांश रेखाएं निकल रही हैं एमपी से। सबसे ऊपर है मुरैना, सबसे ऊपर कौन है? मुरैना। और नीचे कौन है? बुरहानपुर, सबसे लास्ट वाला। अब आप देखो, हमेशा जब अक्षांश रेखाएं गिनते हैं ना तो 0 डिग्री से गिनते हैं। कहां से गिनते हैं? 0 डिग्री से। मान लो ये 0 है, अब 0 के ऊपर जाएंगे हम, तो एमपी का ये वाला हिस्सा, बुरहानपुर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आता है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश होगा? क्योंकि दक्षिणी तो होगा नहीं, उत्तरी होंगे सारे के सारे अक्षांश। फिर 21 डिग्री 6 और ऊपर जाएंगे 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 जाएंगे, सबसे लास्ट वाला जो अक्षांश है ये वाला 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। इन 2 अक्षांशों के मध्य में हमारा मध्य प्रदेश बसा हुआ है। अब देखो, कभी भी आपको जैसे मान लो 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाए मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति बताइए, तो आप बताओगे
कि मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट, बस ऐसे ही 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्यों? क्योंकि देखो यहां से लेकर और जैसे मान लो ये 21 डिग्री 6 मिनट है, ये 26 डिग्री 30, इन अक्षांशों के मध्य में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। समझ गए? तो सब लोग बोल के बताओ मुझे मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति कैसे बोलेंगे? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य या बीच में या मध्य में, ये हमारी मध्य प्रदेश की क्या है? अक्षांशीय स्थिति है। सबसे लास्ट, सबसे मतलब पहला अक्षांश किस पे आएगा? बुरहानपुर पर, और सबसे लास्ट वाला अक्षांश मुरैना। अब यहीं से क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि जीरो से गिनते हैं। कहां से गिनते हैं? जीरो। जीरो से ऊपर बढ़ोगे ना, सबसे पहले बुरहानपुर मिलेगा, मुरैना तो बाद में मिलेगा आपको। और यहां भी उत्तरी अक्षांश, यहां भी उत्तरी अक्षांश। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। कौन सी गोलार्ध में आते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध का प्रत्येक अक्षांश क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? चलो लिख लो, अच्छे बना लो ये और लिख लो, ऐसे बना लेना। मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति बराबर 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। मोबाइल रख लिया करो, जो फोटो नहीं बना पाए कम से कम फोटो तो खींच लिया करो, बाकी जो मेन पॉइंट है उनको लिख लिया करो। ठीक है, क्लास नंबर 4 में जाना तो चलो। 4 में जाना? हाँ तो 4 में ठीक है। अच्छा कौन सी क्लास तुम्हारी? कौन सी क्लास तुम्हारी? तो ये नहीं, हाँ तुम्हारी उधर होगी क्लास। चलो आगे बढ़े। हाँ ले लो ना, फोटो तो ले सकते हो, सब लोग ले सकते हो, फोटो की सबको परमिशन है ना। जैसे कोई डायग्राम नहीं बना पाते हो तो उसका फोटो घर पे जाके आराम से बना लिया करो। चलो आगे बढ़े, खींच लो आराम से। पीछे वाला भी डायग्राम बना बता देता हूँ, उसकी मैं खींच लिया आप कुछ, है ना। पीछे वाला भी बता देता हूँ, इसका भी ले लो फोटो। जैसे घर पढ़ते हो तो उसमें काम में आता है देख के, है ना। इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं हट जाता हूँ। चलो आगे बढ़े। चलो अब आते हैं देशांत। अच्छा एक चीज और समझ लो यहीं पर, कि ये समझ लो, देखो ये अक्षांश, एक अक्षांश और रेखा हमारे यहां से गुजरती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क। छोटी सी हेडिंग डाल दो, कर्क रेखा। अच्छा आपको मैं बता दूं कि कर्क रेखा होती क्या है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखना, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये, मध्य प्रदेश के 5 संभाग, कितने संभाग? 5 संभाग 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के 5 संभाग और 14 जिलों से गुजरती है, ध्यान रखना। साथ ही साथ
माही नदी, माही नदी इसे 2 बार काटती है, मालूम है आपको? 2 बार काटती है, ठीक है ना। और 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य, हाँ, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये 4 पॉइंट आप याद रखोगे कर्क रेखा के बारे में, क्योंकि एमपी से रिलेटेड है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपको मैं बताऊं कि एमपी के बीचों बीच से होकर निकलती है, अभी आप देखोगे, आपको याद करने पड़ेंगे सारे 14 के 14 जिले, आपको याद होनी चाहिए। लिख लिया? यहां तक लिख लिया ना? अब जैसे आप देखोगे, थोड़ा स्पीड में लिखते रहा करें आप लोग ना। अब मैंने आपको बताया कि ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। आपको मालूम है एक नदी है एमपी में, कौन सी? ये कर्क रेखा ऐसे होगी, ठीक है। तो एक नदी है माही नदी, ठीक है ना। इसको कितनी बार काट रही है? 2 बार। एक यहाँ काटती है, एक यहाँ काटती है, माही नदी 2 बार काट रही है इसको। उसके बाद आप लोग देखोगे कि ये मध्य प्रदेश के कितने जिले? 14 जिले। और संभाग कितने हैं? 5 है। 5 संभाग 14 जिलों से निकल रही है। तो याद करने पड़े हमको कि कौन कौन से संभाग हैं और कौन कौन से जिले, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन सा, लेकिन आज इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे इनको, दूसरी क्लास का टाइम है आपके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, बताओ? अच्छे समझ में आया सबको? मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, अभी तो हम और अच्छे से, जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे और रोचक तरीके से पढ़ते जाएंगे आप, है ना। यहाँ से हम लोगों ने चालू किया था, यहाँ से किया था, हाँ। तो मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, फिर हमने पेंजिया वाले भाग को समझा, फिर मध्य प्रदेश का राजनीतिक गठन कैसे हुआ, फिर मध्य प्रदेश के उपनाम कौन से हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल विस्तार कितना है, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, मध्य प्रदेश की अभी कर्क रेखा चल रही, कल देशांतर, कल सामान्य परिचय कंप्लीट कर हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन करके आना, आप इसको अच्छे से पढ़ के आना। अगली क्लास किसकी है आपकी? ज्योग्राफी या पॉलिटी? हिस्ट्री की। पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत आए तो बताइए।